हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, ये मेगा रिवीजन सेट 4 का सॉल्यूशन वीडियो लेक्चर है। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। क्या गिवन है? द रिलेशन आर इन द सेट 1 2 3 गिवन बाई। ये हमारे पास रिलेशन गिवन है। अब पूछ रहा है कि ये जो रिलेशन है रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, नन है, क्या है? तो रिलेशन में देखो 3 एलिमेंट है। किस सेट में रिलेशन है? 1 2 3। तो तीनों एलिमेंट खुद से एसोसिएटेड है, 1 1 2 2 3 3। इसका मतलब रिलेशन क्या हमारा? रिफ्लेक्सिव है। 1 2 तो प्रेजेंट है बट 2 1 नहीं है, तो इसका मतलब नॉट अ सिमेट्रिक। फिर यहाँ पे देखो 1 2 प्रेजेंट है, फिर 2 3 भी है बट 1 3 नहीं है, इसका मतलब ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो क्या हो गया? ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन, बिकॉज ये रिलेशन जो है सिर्फ रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक भी नहीं है, ट्रांजिटिव भी नहीं है। ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है? रेंज ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास जो फंक्शन है आर टू आर है, एफ एक्स के एक्स स्क्वायर, इस फंक्शन का हमें रेंज चाहिए। तो एफ एक्स है हमारे पास एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर क्या होता है? ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो होता है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। तो एक्स स्क्वायर किसके इक्वल है? वाई। वाई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, मीन्स रेंज इज जीरो टू इन्फिनिटी। थर्ड क्वेश्चन में क्या है? ये दो डिटर्मिनेंट इक्वल है, हमें एक्स का वैल्यू चाहिए। तो तुम लेफ्ट हैंड साइड में एक डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट कर लो, राइट हैंड साइड में दूसरे को। इस इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स का वैल्यू निकाल लो। क्या आ जाएगा? +-6, मीन्स बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है हमारे पास कि इफ़ ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए हमारा मैट्रिक्स है, सच डैट ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए, तो इसका हमें वैल्यू चाहिए। ठीक है। तो ए स्क्वायर ए के इक्वल है। यहाँ पे हमारे पास क्या? आई प्लस ए का होल क्यूब। तो आई तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो हमने क्या किया कि इसमें ए प्लस बी का होल क्यूब अप्लाई कर दिया। तो क्या होगा? ए क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब -7 आई। तो आई क्यूब क्या हो गया? आई स्क्वायर क्या हो गया? आई। ए हमने लिख दिया। फिर यहाँ पे ए स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? ए स्क्वायर तो ए के इक्वल है ना। ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा? 3। अच्छा, पहले आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू ए स्क्वायर क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर। ए क्यूब को हमने लिख दिया -7a। उसके बाद ए स्क्वायर की जगह ए लिख दिया। ठीक है। फिर ये ए क्यूब को हम लिख सकते हैं ए इंटू ए स्क्वायर, फिर -7a। फिर ए स्क्वायर की जगह क्या लिख दिया? ए। तो फिर ये बन जाएगा ए स्क्वायर। फिर इस ए स्क्वायर की जगह क्या लिख देंगे? ए। तो क्या हो जाएगा? आई +6 से ए स्क्वायर, ए स्क्वायर की जगह ए लिख दिया, तो 6 से +7a -7a, तो कैंसिल हो जाएगा ना। 7a -7a, तो ये नल मैट्रिक्स हो गया। तो क्या बचा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यही हमारा आंसर हो गया, मीन्स सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस आर व्हेन आर इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। सर्कल के एरिया का रेट ऑफ चेंज चाहिए, किसके रिस्पेक्ट में? रेडियस के रिस्पेक्ट में, व्हेन आर इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। इसको हमें डिफ्रेंशिएट कर दिया हमने आर के रिस्पेक्ट में, क्या मिल गया हमें? 2 पाई आर। अब इसमें क्या डाल देंगे? आर की जगह 5, तो यहाँ पे ये सेंटीमीटर की जगह क्या आ जाएगा? सेकेंड की जगह सेंटीमीटर। ठीक है ना। तो हो गया, ये क्या आ गया? 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? एक्स स्क्वायर ई पे पावर एक्स क्यूब, इसे हमें इंटीग्रेट करना है। तो हमने क्या किया? एक्स क्यूब को टी माना, तो यहाँ से डी एक्स क्या आ गया? डी टी अपॉन 3x स्क्वायर। अब डी एक्स की जगह हमने डाल दिया डी टी अपॉन 3x स्क्वायर, एक्स क्यूब को टी माना है। ठीक है। तो ये हो गया। अब ये एक्स स्क्वायर कैंसिल, 1/3 बाहर। ई पे पावर टी का इंटीग्रल क्या हो जाएगा? ई पे पावर टी। तो टी को हम क्या बोलेंगे? ई, ये एक्स क्यूब। तो क्या आ गया हमारे पास? 1/3 ई पे पावर एक्स क्यूब, मीन्स ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है ना। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना मतलब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो हमने सबसे पहले एक्स से डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया। अब ये आ गया dy/dx py इज इक्वल्स टू क्यू के फॉर्मेट में। इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा? ई पे पावर इंटीग्रल पी डी एक्स। पी का वैल्यू क्या है? 2/x। 2 को हमने बाहर किया, 1/x का इंटीग्रल क्या होगा? log x। ये जो 2 है ये x पे पावर बन जाएगा, तो log ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इसका वैल्यू क्या आ गया? एक्स स्क्वायर। ठीक है। तो मीन्स बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। ए एंड बी हमारे पास क्या है? 2 यूनिट वेक्टर है एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन देम। तो बोल रहा है कि ए प्लस बी अगर यूनिट वेक्टर होगा तो एंगल क्या होगा? थीटा। ए और बी के बीच का एंगल क्या होगा? तो ए और बी तो यूनिट वेक्टर है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड 1। ए प्लस बी अगर यूनिट वेक्टर होगा तो ए प्लस बी वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड 1। फिर हमने स्क्वायर कर दिया। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर +2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये क्या हो गया? 1।
अब ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमने 1 लिख दिया, तो यहाँ से और फिर हमने ए डॉट बी को क्या लिख दिया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, इसकी जगह भी 1 डाल दिया। तो कॉस थीटा का वैल्यू हमें क्या मिल गया, -1/2। तो कॉस थीटा -1/2 है, तो फिर थीटा क्या हो जाएगा, 120 डिग्री मीन्स 2π/3। तो डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द यूनिट वेक्टर अलोंग द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा उसका डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा। तो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, यूनिट वेक्टर अलोंग द एक्स एक्सिस, तो 0 0 0 0 1 नहीं होगा, 1 0 0 क्या हो जाएगा, 1 0 0। एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा उसका डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएगा, 1 0 0। मीन्स यहाँ पे क्या होगा, ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, वाई एक्सिस के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा उसका डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, 0 1 0। और जेड एक्सिस के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा उसका डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, 0 0 1। तो ये आंसर हमारा एक्स एक्सिस में पूछ रहा है, तो 1 0 0 मीन्स ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। डिफाइन फिसिबल रीजन। तो फिसिबल रीजन को हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिमल ऑफ फिसिबल सॉल्यूशन या फिसिबल रीजन क्या होता है, एनी पॉइंट इन द फिसिबल रीजन दैट गिव्स द ऑप्टिमल वैल्यू, मैक्सिमम और मिनिमम ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज कॉल्ड द ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या होता है, क्या फिसिबल रीजन क्या होता है, तुम ऐसे भी फिसिबल रीजन को लिख सकते हो कि कॉमन रीजन ऑफ ऑल द कंस्टेंट, ठीक है, कॉमन शेडेड रीजन ऑफ ऑल द कंस्टेंट इज कॉल्ड फिसिबल रीजन, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, फिसिबल रीजन बोलते हैं। शो दैट द फंक्शन, ये जो हमारे पास एफ एक्स फंक्शन है, इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन 0, हमें ये प्रूव करना है। तो ये हमारे पास एफ एक्स है, एफ डैश एक्स निकाला, ये मिल गया। अब हमें ये प्रूव करना है कि जो हमारा एफ एक्स है ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है सभी एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए। तो ये हमने एफ डैश एक्स निकाला, ये मिल गया। अब यहाँ पे x का कोई भी वैल्यू पॉजिटिव डालो तो ये क्या आ जाएगा, x ई पे पावर x पॉजिटिव आ जाएगा पॉजिटिव। तो इसका मतलब क्या, एफ एक्स इंक्रीजिंग हो गया फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन 0। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ये जो हमारे पास फंक्शन गिवन है क्या ये कंटिन्यूस फंक्शन है, ठीक है। तो अब देखो किसी पॉइंट पर कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी हमसे नहीं पूछ रहा है, हमसे तो बोल रहा है कि क्या ये फंक्शन एक कंटिन्यूस फंक्शन है, ठीक है। तो हमें तो पूरे रियल नंबर, इस फंक्शन का डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर, तो हमें तो पूरे रियल नंबर पे चेक करना होगा, तो डोमेन तो ऑल रियल नंबर। अब फंक्शन किस पॉइंट पर ब्रेक हो रहा है, किस पॉइंट पर अपने वैल्यू को चेंज कर रहा है, 1 पे, ठीक है। तो हमें 3 केसेस बनाने होंगे, एक तो लेस देन 1 उस पर चेक करना होगा, और उसके बाद एट 1 पे चेक करना होगा, फिर तीसरा केस क्या लेंगे, ग्रेटर देन 1। तो 3 केस बनाया हमने, मान लिया कि सी बी एनी पॉइंट ऑन द रियल नंबर लाइन, ठीक है। तो ऐसे करके हमें 3 केस बनाना होगा, एक तो 1 से लेस के लिए हमें चेक करना होगा कंटिन्यूटी, फिर एक 1 पर चेक करना होगा, फिर एक ग्रेटर देन 1 पे चेक करना होगा। तो हमने क्या किया कि लेस देन, एक हमने सी नंबर एज्यूम कर लिया विच इज़ लेस देन 1, ठीक है। तो अगर फंक्शन सी पे कंटिन्यूस हो गया तो फिर सभी रियल नंबर विच इज़ लेस देन 1 उस पर कंटिन्यूस हो जाएगा। तो सी लेस देन 1 हमने मान लिया। अब सी लेस देन 1 पे फंक्शन का वैल्यू निकाला तो क्या होगा, x + 5 पे निकालेंगे, निकाल लिया तो हमें क्या मिला, c + 5। फिर c पर लिमिट निकाला तो c पर लिमिट मिल गया f ऑफ c के इक्वल। इसका मतलब क्या है कि फंक्शन जो है c पर कंटिन्यूस है, ठीक है, पहली बात। केस 2 c = 1 पे लिया। चलो मैं इस फंक्शन को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ समझाने के लिए। तो अगर 1 पर हम फंक्शन का लिमिट चेक करेंगे तो हम तो अब डायरेक्ट चेक कर नहीं सकते, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट लेना होगा, बिकॉज 1 पे फंक्शन ब्रेक हो रहा है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का क्या मतलब है, लेस देन 1 के लिए कौन सा फंक्शन लेंगे, c + 5, ग्रेटर देन 1 के लिए लेंगे x - 5। तो अगर हम 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे तो क्या यूज़ करेंगे, देखो 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे तो x + 5 यूज़ करेंगे तो आ गया 6। 1 पर राइट हैंड लिमिट लेंगे तो क्या यूज़ करेंगे, x - 5 तो आ गया -4। तो 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो इक्वल ही नहीं है। इसका क्या मतलब है कि 1 पे फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो 1 पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, पहली बात। ग्रेटर देन 1 पे देखना है, तो ग्रेटर देन 1 के लिए हमने c उठा लिया, और ग्रेटर देन 1 पे हमारा फंक्शन क्या होगा, देख लो। ग्रेटर देन 1 के लिए, ग्रेटर देन 1 के लिए क्या होगा, x - 5, ठीक है। तो
तो हमने सी ले लिया ग्रेटर देन 1, सी पर फंक्शन का वैल्यू क्या आ गया c-5, और सी पर फंक्शन का वैल्यू और सी पर फंक्शन का लिमिट भी आ गया c-5। तो इसका मतलब सी पर लिमिटिंग वैल्यू और सी पर फंक्शन का वैल्यू इक्वल हो गया, तो सी पे कंटिन्यूस हो गया। तो फाइनली हमें क्या पता चला कि जो फंक्शन है लेस देन 1 कंटिन्यूस है, ग्रेटर देन 1 कंटिन्यूस है और 1 पर डिसकंटिन्यूस है। तो हम अपने आंसर को क्या देंगे कि फंक्शन इज कंटिन्यूस फॉर ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1 को छोड़कर सभी पॉइंट पर फंक्शन जो हमारा कंटिन्यूस है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 में आ जाओ। ये हमारे पास 3 डायरेक्शन रेशियोज गिवन है, हमें क्या चाहिए डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन रेशियो से डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालते हैं, इन तीनों नंबर को रूट अंडर -18² + 12² + -4² डिवाइड कर दो, तो डायरेक्शन कोसाइन। तो पहले -18 को इससे डिवाइड किया तो क्या आ गया -9/11, फिर 12 को किया तो दूसरा डायरेक्शन कोसाइन आ गया 6/11, फिर -4 को डिवाइड किया तो तीसरा डायरेक्शन कोसाइन आ गया -2/11। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट। ए की प्रोबेबिलिटी गिवन है, बी की प्रोबेबिलिटी गिवन है, हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड नॉट बी की। तो ए लिख दिया, एंड का मतलब क्या होता है इंटरसेक्शन, नॉट बी का मतलब होता है कंप्लीमेंट। तो ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट होता है माइनस बी। ए माइनस बी की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए की प्रोबेबिलिटी गिवन है और ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी हमें नहीं पता है, बट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है। तो अगर इंडिपेंडेंट है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। वैल्यू पुट कर दिया, कैलकुलेट किया तो आंसर आ गया 0.12। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, ए डाइस थ्रोन ट्वाइस, एक डाइस को हमने 2 बार फेंका, द सम ऑफ द नंबर अपियरिंग इज ऑब्जर्व टू बी 6। डाइस को हमने 2 बार फेंका और एक इवेंट ए ले लिया जिसमें हमने उन सारे इवेंट को डाला जिसमें नंबर का सम 6 है। व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर 4 हैज अपीयर्ड एट लीस्ट वंस। अगर नंबर का सम 6 है तो क्या कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है कि 4 कम से कम एक बार आया होगा। तो बेटा ये सैम्पल स्पेस है, 36 एलिमेंट्स है। ये तुम्हें एक्चुअल में लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये तो मैंने सॉल्यूशन एज ए समझाने के लिए लिख दिया 36 इवेंट। सैम्पल स्पेस में 36 एलिमेंट है। ठीक है, हमने एक इवेंट ई मान लिया, नंबर 4 हैज़ अपीयर्ड एट लीस्ट वंस, एक इवेंट एफ मान लिया, द इवेंट दैट द सम ऑफ द नंबर अपीयरिंग इज 6। तो सम ऑफ द नंबर अपीयरिंग इज 6, ये क्या आ जाएगा, ये सारे इवेंट में एलिमेंट्री इवेंट आ जाएंगे। कितने एलिमेंट्री इवेंट हो गए, 11। ठीक है, तो ई की प्रोबेबिलिटी 11/36, सम क्या आ गया 6, इसमें कितने एलिमेंट्री इवेंट है 5, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 5/36। दोनों का इंटरसेक्शन एक ही आ रहा है, क्या 2 एलिमेंट आ रहा है, ये इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी, तो ये क्या हो गया, इसकी प्रोबेबिलिटी 2/36। हमसे क्या बोल रहा है, हमसे बोल रहा है कि अगर एफ इवेंट अगर हो गया है, मतलब कि नंबर जो है वो 6 है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि 4 कम से कम एक बार आया होगा। तो इसका मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी 2/36, एफ की प्रोबेबिलिटी 5/36, तो ये आंसर आ गया 2/5। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोल रहा है कि हमारे पास एक सेट है 1 2 3, देन फाइंड द नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कंटेनिंग 1 2। हमें नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन चाहिए जिसमें 1 2 एलिमेंट प्रेजेंट हो। तो ये हमारे पास सेट है। तो देखो सबसे छोटा इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होगा जिसमें 1 2 प्रेजेंट होगा। तो इक्विवेलेंस करने के लिए पहले ये रिफ्लेक्सिव कर दिया, सभी एलिमेंट्स को खुद से एसोसिएट कर दिया। अगर हमने 1 2 तो डालना ही है, तो 1 2 डाला तो सिमेट्रिक बनाने के लिए 2 1 डाल दिया। अब ये ट्रांजिटिव भी है, ठीक है, तो इसका मतलब ये एक सबसे छोटा इक्विवेलेंस रिलेशन आ गया जिसमें 1 2 प्रेजेंट है। ठीक है, अब कितने एलिमेंट बच गए, अब ये 4 एलिमेंट बच गए। मैक्सिमम रिलेशन में कितने एलिमेंट होंगे, 9। तो यहाँ देखो 2 4 5 5 एलिमेंट आ गया, तो ये 4 एलिमेंट बच गया। अब इन 4 एलिमेंट में से तुम कोई भी एक एलिमेंट अगर ये R1 में डालोगे तो बाकी भी 3 एलिमेंट डालना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जो दूसरा इक्विवेलेंस रिलेशन मिलेगा वो A क्रॉस A मिलेगा। तो कितने रिलेशन आ गए, 2 रिलेशन आ गए। ठीक है,
यूनिवर्सल रिलेशन आ जाएगा। यूनिवर्सल रिलेशन का मतलब क्या हो गया, एक क्रॉस ही। तो कितने हो गए, 2 रिलेशन हो गए। टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन इज 2। हमें क्या बोल रहा है, एक्स और वाई चाहिए इफ़ एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई मैट्रिक्स गिवन है। तो बच्चे ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इन दोनों को ऐड करो तो वाई कैंसिल हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, 2x मैट्रिक्स के इक्वल मिलेगा। तो x का वैल्यू यहाँ से निकाल लो, ये आ गया। फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट करो तो फिर x कैंसिल होके क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2y इस मैट्रिक्स के इक्वल। तो यहाँ से y का वैल्यू निकाल लो, ये y का वैल्यू आ गया, ठीक है। अब फिर बोल रहा है कि एक्सप्रेस दिस tan इनवर्स दिस इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म। इसको हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में रखना है। तो cos x पे हमने cos 2x का फॉर्मूला लगा दिया। क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2। फिर 1 को हमने लिख दिया साइन स्क्वायर x बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर x बाई 2। साइन x को हमने लिख दिया ये साइन x को 2 साइन x बाई 2 कॉस x बाई 2, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई किया। तो कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2। ये जो डिनोमिनेटर में ये ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे आ जाएगा, ठीक है। एक कैंसिल हो गया कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2। तो ये बच गया क्या, कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2। कॉस एक्स बाई 2 से डिवाइड कर दिया तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास बन गया यहाँ से ये tan इनवर्स, ये चलो लिखा ही हुआ नीचे, ये बन जाएगा 1 और यहाँ पे क्या बन जाएगा tan x बाई 2, 1 माइनस tan x बाई 2। 1 की जगह लिख दिया tan पाई बाई 4। तो ये फॉर्मूला क्या बन गया, tan a माइनस बी का फॉर्मूला बन गया tan पाई बाई 4 माइनस एक्स। tan इनवर्स tan कैंसिल होके पाई बाई 4 माइनस एक्स। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहली बात कि जब भी हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन किस फॉर्म का है। तो ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म का है। इस टर्म को राइट हैंड साइड में ले जाओ, उसके बाद y वाले टर्म को एक साथ, x वाले टर्म को एक साथ, तो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में आ गया। दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो, ठीक है, इंटीग्रेट कर दिया। उसके बाद फॉर्मूला कौन सा यूज़ होगा, इंटीग्रल ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स डी एक्स। देख लो tan y का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर वाई, tan x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स। तो बस हो गया, एक साइड c डाल दो, जनरल सॉल्यूशन आ गया। पर्टिकुलर सॉल्यूशन तो बोला नहीं है तो c के टर्म में लिख दो। एक तो ये बात हो गई। बहुत बच्चे पूछते हैं कि सर यहाँ से कैलकुलेट करना क्या कंपलसरी है, तो आंसर इज़ नो। तुमने जैसे ही इंटीग्रेट किया और c डाल दिया वैसे ही आंसर आ गया, यही हमारा आंसर छोड़ सकते तुम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, इवेलुएट करना है। तो साइन स्क्वायर एक्स को हमने क्या लिखा, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे करके, ये एक्चुअल में इसको तुम ऐसे लिख सकते हो, साइन एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स, सॉरी 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स, ऐसे लिख दो। अब बच्चे साइन एक्स की जगह क्या डालोगे, 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, और 1 प्लस कॉस एक्स की जगह क्या डालोगे, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। स्क्वायरिंग करोगे तो ये हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, और ये हो गया 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 भी कैंसिल हो जाएगा, 2 को बाहर कर दिया तो क्या बच गया साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 को तुम क्या लिख सकते हो, 1 माइनस कॉस एक्स। ये फॉर्मूला अप्लाई कर लिया। अब अलग अलग डाल के इंटीग्रेट कर लो, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 में देखो, ए हमारे पास सेट गिवन है, बी सेट गिवन है, और ये फंक्शन गिवन है, ठीक है। तो बोल रहा है क्या ये फंक्शन 1 1 है, तो आंसर इज यस, बिल्कुल 1 1 है। देख लो, 1 का इमेज 4, 2 का इमेज 5, 3 का इमेज 6, तो हर एक डिफरेंट एलिमेंट का डिफरेंट इमेज आ रहा है, तो फंक्शन 1 1 है। एक्सप्रेस दिस मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स को हमें क्या करना है, एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में रखना है। तो ए मैट्रिक्स है हमारे पास, हमने क्या किया, एक मैट्रिक्स, इसको हमने ए ट्रांसपोज लिया, ए है ए ट्रांसपोज लिया, इसको हमने पी मैट्रिक्स बोल दिया, सपोज डेट 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज। फिर हमने 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज कैलकुलेट किया तो ये हमें आ गया नल मैट्रिक्स। तो नल मैट्रिक्स तो हमें पता है कि सिमेट्रिक भी होता है, स्क्यू सिमेट्रिक भी होता है। तो पी मैट्रिक्स क्या हो गया हमारा, पी मैट्रिक्स हो गया हमारा एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो पी किसके इक्वल है, 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज के इक्वल है। तो 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या हो गया हमारा, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। फिर हमने इसे क्यू मैट्रिक्स बोल दिया और इसे कैलकुलेट किया। तो कैलकुलेट किया
तो यहाँ पे क्या आ गया, अच्छा यहाँ पे इसको थोड़ा सा ना मैं ये लिख देता हूँ, ये देखो P का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा P, तो इसका मतलब क्या है P इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, P क्या बन जाएगा, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाएगा, P सिमेट्रिक हो गया। तो अगर P सिमेट्रिक हो गया इसका मतलब 1/2 A प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक हो गया, इस सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया ये क्या बन गया हमारा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। फिर हमने Q लिया, Q क्या लिया 1/2 A माइनस ए ट्रांसपोज, ये ले लिया, इसको सॉल्व किया तो ये आ गया हमारे पास, ये इसको हमने Q बोला। अब यहाँ से तुम लो, ये आंसर नहीं है। अब यहाँ से तुम देखना कि Q का ट्रांसपोज लोगे तो Q का ट्रांसपोज तुम्हें मिल जाएगा -Q। दिस इम्प्लाइज डैट Q इज स्क्यू सिमेट्रिक, इज अ स्क्यू सिमेट्रिक, ये बन जाएगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो Q इज स्क्यू सिमेट्रिक, तो इसका मतलब क्या 1/2 A माइनस ए ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक, ये बन गया स्क्यू सिमेट्रिक। अब अगर तुम P प्लस क्यू करोगे तो P प्लस क्यू क्या आ जाएगा 1/2 A प्लस ए ट्रांसपोज प्लस 1/2 A माइनस ए ट्रांसपोज, इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा A के इक्वल। तो A को हमने लिख दिया P प्लस क्यू के टर्म में, जहाँ पे P हमारा सिमेट्रिक है, Q हमारा स्क्यू सिमेट्रिक है, बस हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों देख लो, ये हमारे पास है cos x, तो cos x को हमने क्या लिख दिया cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2, और 1 को लिख दिया साइन स्क्वायर x बाई 2 प्लस cos स्क्वायर x बाई 2, साइन x को हमने लिख दिया 2 साइन x बाई 2 cos x बाई 2। यहाँ पे डिनोमिनेटर में लग गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, और इसको हमने न्यूमरेटर को a माइनस बी ए प्लस बी के फॉर्मेट में डाल दिया। उसके बाद हमने cos x बाई 2 से डिवाइड किया तो ये हो गया 1 प्लस टेन एक्स बाई 2 1 माइनस टेन एक्स बाई 2, 1 को लिख दिया tan पाई बाई 4 यहाँ पे, तो ये फॉर्मूले में बन गया, tan a माइनस बी के फॉर्मूले में बन गया, तो tan इनवर्स tan कैंसिल होके पाई बाई 4 माइनस एक्स आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 में देखो, क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है कि हमें इसे इवेलुएट करना है। ठीक है, इसे इवेलुएट करना है, फिर x बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाई 4। अब यहाँ पे देखो 1 प्लस साइन एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, 1 को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। अब ये वैल्यू क्या हो जाएगा, ये पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। फिर 1 माइनस साइन एक्स बाई 2 को 1 माइनस साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स बाई 2 माइनस कॉस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट किया है यहाँ पे, इसकी जगह वैल्यू पुट किया तो क्या होगा, इसकी जगह जब स्क्वायर डालेंगे तो ये मॉड में आ जाएगा। अब जो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है इसे समझना। देखो 0 से पाई बाई 4 के बीच में ये समझना इम्पॉर्टेंट है बेटा, ये हमारा पाई बाई 4 है, बिकॉज कॉस और साइन क्या होता है हमारा, ये पाई बाई 2 है, पाई बाई 4 पे दोनों का वैल्यू इक्वल होता है। x क्या हमारा 0 से पाई बाई 4 के बीच में है, तो x बाई 2 हमारा क्या हो जाएगा 0 से पाई बाई 8 के बीच में हो जाएगा। ठीक है, तो 0 से पाई बाई 8 के बीच में कॉस बड़ा है साइन छोटा है, कॉस का ग्राफ ऊपर है साइन का ग्राफ नीचे है, तो कॉस इज ग्रेटर देन साइन। तो अब यहाँ पे ध्यान में ये देखिएगा कि यहाँ पे लिखा है साइन एक्स बाई 2 माइनस कॉस एक्स बाई 2, यहाँ पे देखो मॉड में साइन एक्स बाई 2 माइनस कॉस एक्स बाई 2, तो साइन छोटा कॉस बड़ा, तो ये अंदर मॉड के अंदर निगेटिव लिखा है, तो मॉड हटाने के बाद हमने एक माइनस और डालेंगे तो यहाँ पे ये पॉजिटिव निगेटिव बन जाएगा और ये निगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा। देख लो यहाँ पे ये पॉजिटिव निगेटिव बन गया, निगेटिव पॉजिटिव बन गया। अब इसको कैंसिल करोगे तो क्या आ जाएगा कॉस एक्स बाई 2 अपॉन साइन एक्स बाई 2, तो कॉट एक्स बाई 2 कॉट इनवर्स कॉट कैंसिल होकर एक्स बाई 2 आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है, फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। हमें वो इंटरवल चाहिए जिसमें जो हमारा फंक्शन एफ एक्स है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा है। तो ये हमारे पास फंक्शन है, एफ डैश एक्स निकाला, इसको 0 से इक्वेट किया तो x का वैल्यू आ गया -3/2। अब बच्चों डेरिवेटिव का साइन लेने में बहुत सारे स्टूडेंट गलती कर देते हैं।
ठीक है। एक तो अगर तुम्हें वेवी कर्व रूल आता है तो गलती नहीं करोगे, अगर तुम्हें वेवी कर्व रूल नहीं आता है, ये तो मैंने एक्सप्लेन करके लिखा हुआ है, चाहो तो तुम इसे स्किप भी कर सकते हो, छोड़ सकते हो। साइन देखने का सबसे बेस्ट मेथड क्या है कि तुम लेस देन -3/2 कोई भी एक पॉइंट उठा लो। एफ डैश एक्स क्या है हमारे पास, ये देख लो, सबसे आसान, इसमें गलती कभी नहीं होगी। जैसे हमने ये हमारे पास है एफ डैश एक्स, ठीक है, ये एफ डैश एक्स है। अगर हमें देखना है ना कि लेस देन -3/2 एफ डैश एक्स का साइन क्या है, तो लेस देन -3/2 कोई भी एक नंबर उठा लो। -3/2 क्या, -1.5, तो -1.5 से छोटा कोई भी नंबर उठा लो, लाइक -2 उठा लिया, यहाँ पे डालो -2, तो क्या हो जाएगा, ये -6 4 और यहाँ डालो -2, तो क्या होगा -6 और यहाँ पे क्या हो प्लस का 8, ये पॉजिटिव हो गया, तो यहाँ पे लिख दो पॉजिटिव, कभी गलती ही नहीं होगा। -3/2 से बड़ा कोई नंबर उठा लो, एफ डैश एक्स में डालो, आ जाएगा निगेटिव, यहाँ पे निगेटिव लिख दो। तो इस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीज कर गया, इसमें डिक्रीज कर गया, ये डिटेल से लिखा हुआ है। वेवी कर्व रूल आता है तो वहाँ से उसका सॉल्यूशन गिवन है। सबसे बेस्ट होता है कि इंटरवल बना के ना एक पॉइंट उठाओ, एफ डैश एक्स में डालो, पॉजिटिव आ गया एफ डैश एक्स तो उस पूरे इंटरवल में एफ डैश एक्स पॉजिटिव, निगेटिव आ गया तो उस पूरे इंटरवल में एफ डैश एक्स निगेटिव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 26 में y हमारे पास cos इनवर्स x गिवन है, हमें क्या बोल रहा है d2y/dx2 निकालो इन टर्म्स ऑफ y अलोन, सिर्फ y के टर्म में d2y/dx2 निकालो। तो ये y हमारा cos x, हमने इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया dy/dx, तो ये आ गया हमारा dy/dx, फिर इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट किया x के रेस्पेक्ट में, तो ये आ गया हमारा d2y/dx2। बट क्वेश्चन में तो बोल रहा है कि जो d2y/dx2 y के टर्म में निकालो, तो y के टर्म x को y से रिप्लेस कर दो, देख लो बहुत आसान है। y cos इनवर्स x के इक्वल है तो x का वैल्यू क्या हो गया cos y, तो यहाँ पे दो जगह x दिख रहा है ना, यहाँ पे और यहाँ पे, x की जगह क्या डाल दो cos y, ये देखो डाल दिया हमने। अब कैलकुलेट कर लो तो क्या आ जाएगा -cot y cosec स्क्वायर y, तो हमने निकाल दिया d2y/dx2 y के टर्म में। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या है, फाइंड बोथ मैक्सिमम वैल्यू एंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन इन द इंटरवल 0 to 3। सबसे पहली बात है कि हमें एब्सोलूट मैक्सिमम एब्सोलूट मिनिमम निकालना है, पहली बात, ठीक है। एफ एक्स फंक्शन है, इसको डिफ्रेंशिएट किया, उसके बाद x का वैल्यू निकाला, तो हमें x का वैल्यू सिर्फ एक मिला 2, -2 तो हो नहीं सकता, एक्स स्क्वायर निगेटिव, एक्स स्क्वायर का वैल्यू निगेटिव हो नहीं सकता। तो एफ डैश एक्स को जब हमने ज़ीरो किया तो हमें x की एक ही वैल्यू मिली 2, तो एक तो 2 हो गया हमारा क्रिटिकल पॉइंट, दूसरा क्रिटिकल पॉइंट क्या हो जाएगा एंड पॉइंट। फंक्शन तो डिफरेंशिएबल है तो कहीं भी नॉन डिफरेंशिएबिलिटी वाली पॉइंट तो आएगी नहीं, तो 2 पॉइंट मिल गया, एक तो हमें मिल गया 0, एक क्लोज, एक मिल गया 3 और तीसरा क्या मिल गया 2, ये 3 पॉइंट मिल गए। तीनों पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू निकाल लो, 0 पर निकाल लो 25, 2 पर निकाल लो, 2 पर मिला -39, 3 पर निकाल लो क्या मिल गया 16। देख लो सबसे बड़ा वैल्यू किस पे है, सबसे छोटा वैल्यू किस पे है। सबसे बड़ा वैल्यू जो फंक्शन का है वो है 0 पर, क्या है 25, और सबसे जो छोटा वैल्यू किस पर है 2 पर, क्या है -39, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों, क्वेश्चन नंबर 28 में क्या है, हमारे पास एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, ठीक है, और ये कंस्ट्रेंट है, ठीक है। इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन का हमें क्या चाहिए, मिनिमम वैल्यू चाहिए। कैसे निकालेंगे, इस कंस्ट्रेंट को हमने का ग्राफ प्लॉट किया, पहले तो कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिख दिया, फिर ग्राफ प्लॉट किया, ग्राफ प्लॉट करने के बाद फिर हमने क्या किया, सभी कंस्ट्रेंट का सॉल्यूशन रीजन लिया, फिर सॉल्यूशन रीजन का भी हमने कॉमन सॉल्यूशन रीजन लिया, तो ये आ गया कॉमन सॉल्यूशन रीजन क्या मिला हमें क्लोज्ड। तो इन चार कॉर्नर पॉइंट पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन का वैल्यू निकाल लिया, तो हमें तो मिनिमम चाहिए, तो किस पे मिल रहा है 4,0 पे, क्या मिनिमम वैल्यू मिल रहा है -124। अब आ जाओ, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। ए वेक्टर गिवन है, बी वेक्टर गिवन है, सी वेक्टर गिवन है, हमें क्या बोल रहा है, फाइंड अ वेक्टर डी, एक वेक्टर डी चाहिए विच इज़ परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर पे परपेंडिकुलर हो, बी वेक्टर पे परपेंडिकुलर हो, और क्या हो सी डॉट डी वेक्टर का वैल्यू क्या हो 15 हो। तो हमें डी वेक्टर चाहिए, तो हमने क्या किया, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है, हमने डी वेक्टर को एज्यूम कर लिया d1 i कैप, d2 j कैप, d3 k कैप,
और डी वेक्टर क्या है, ए वेक्टर पे परपेंडिकुलर, तो डी डॉट ए कैप क्या हो जाएगा हमारा 0, सॉरी डी वेक्टर डॉट ए वेक्टर हो गया 0। यहाँ से हमें D1 D2 और D3 में पहला इक्वेशन मिल गया, मीन्स रिलेशन मिल गया। फिर डी वेक्टर जो हमारा बी वेक्टर पे भी परपेंडिकुलर है, तो डी वेक्टर डॉट बी वेक्टर ये भी 0 मिल गया। तो D1 D2 D3 में हमें दूसरा रिलेशन मिल गया। फिर सी डॉट डी ये भी 15 है, इसको हमने कैलकुलेट किया तो D1 D2 D3 में तीसरा रिलेशन मिल गया। इन तीन रिलेशन को सॉल्व करके D1 D2 D3 का वैल्यू निकाल लो, ठीक है। तो D1 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, D2 की वैल्यू -5/3, D3 की वैल्यू -70/3 और D1 की वैल्यू 160/3। इसके वैल्यू को पुट कर दो तो डी वेक्टर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा वेक्टर आ गया, सॉरी डी वेक्टर आ गया। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी सच दैट द फंक्शन डिफाइंड बाई, ये जो फंक्शन है इज अ कंटिन्यूस फंक्शन। अब अगर ये फंक्शन कंटिन्यूस है तो 2 पे भी कंटिन्यूस होगा, 10 पे भी कंटिन्यूस होगा। अगर 2 पे कंटिन्यूस होगा तो 2 पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होगा, 10 पे कंटिन्यूस होगा तो 10 पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया, x इज इक्वल्स टू 2 पर चेक किया, 2 पर। सिंस f इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल्स टू 2, अगर फंक्शन 2 पे कंटिन्यूस है तो 2 पर लेफ्ट हैंड लिमिट, 2 पर लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा 5 और 2 पर राइट हैंड लिमिट क्या होगा, इस फंक्शन से x प्लस बी से निकालो क्या आ जाएगा 2a प्लस बी। तो इन दोनों को इक्वल करोगे तो 2a प्लस बी का वैल्यू 5, ये हमारा फोर्थ इक्वेशन बन गया। फिर 10 पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को इक्वल करो तो फिर ए और बी के बीच में रिलेशन आ गया। अब दोनों रिलेशन को सॉल्व कर लो, यहाँ से ए और बी की वैल्यू निकाल लो, तो ए मिल जाएगा 2, बी इज इक्वल्स टू 1। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या है, हमें ये वैल्यूएट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, साइन फाई को टी मान लो। अब तुम बोलोगे कि साइन फाई को ही टी क्यों लिया, इसलिए बच्चे लिया कि साइन फाई का डेरिवेटिव होता है कॉस फाई, वो यहाँ देखो लिखा हुआ है। तो साइन फाई को टी माना तो कॉस फाई डी फाई डी टी बन गया हमारा। तो यहाँ पे कॉस फाई डी फाई इसकी जगह डी टी लिख दिया, ये जो साइन फाई है इसकी जगह टी लिख दिया, और ये कॉस स्क्वायर फाई को लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई, और फिर साइन फाई को टी बोल दिया। तो हमारा रिलेशन आ जाएगा टी में। अब ये क्या हो गया हमारा, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक हो गया। तो हम लीनियर को क्या मानेंगे, लैम्डा डी डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस म्यू। यहाँ से लैम्डा म्यू का वैल्यू निकालो, पुट करो, इंटीग्रेट कर दो, और फाइनली टी की जगह साइन फाई डाल दो। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या है, राइट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन। ये दो लाइन गिवन है, इन दोनों लाइन के बीच का हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, लाइन हमारा कार्टेशियन फॉर्म में है और ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है हमारा, ठीक है। ये हमने कार्टेशियन फॉर्म में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लिख लिया। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है, a1 b1 c1 का वैल्यू निकाल लो, a2 b2 c2 का वैल्यू निकाल लो, फॉर्मूला में पुट कर दो आंसर। x1 x2 x3 का वैल्यू निकाल लो, x1 x2 का y1 y2 z2 z1 का वैल्यू निकाल लो। अब जैसे ये लाइन है ना हमारा, तो x1 y1 और z1 ये आ जाएगा -1 -1 -1, और यहाँ से a1 b1 c1 क्या आ जाएगा 7 -6 एंड 1। सेम लाइन में x2 क्या हो जाएगा 3, y2 क्या हो जाएगा 5 और z2 क्या हो जाएगा 7। x2 क्या हो, ये a2 क्या होगा 1, b2 क्या होगा -2 और c2 क्या होगा 1। वैल्यू पुट करो, इन सबको थोड़ा ध्यान से कैलकुलेट कर लो, ये आंसर आ जाएगा। ऑल्टरनेटिव मेथड भी मैंने बता रखा है, मैंने पहले लाइन को क्या किया है, वेक्टर फॉर्म में चेंज कर दिया दोनों लाइन को, और वेक्टर फॉर्म में चेंज करने के बाद फिर ये डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, ये भी काम कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 31 में आ जाओ, ये हमारे पास क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या है, y का वैल्यू क्या है, x cos x अपॉन एक्स पे पावर x, x sin x पे पावर 1 अपॉन x। हमें dy बाई डी एक्स निकालना है। तो हमने क्या किया, इसे u मान लिया, इसे v मान लिया, तो y किसके इक्वल हो गया u प्लस v के। तो अब इसको दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दिया, तो dy बाई डी एक्स क्या हो गया du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स। u हमने इसे माना है, इसको log लिया, बोथ साइड डिफरेंशिएट कर दिया, तो हमें du बाई डी एक्स का ये वैल्यू आ गया, देख लो, ठीक है। फिर हमने इसे भी लिया है, log लो और डिफरेंशिएट कर दो, तो यहाँ से आ जाएगा dv बाई डी एक्स का वैल्यू, ये dv बाई डी एक्स का वैल्यू। du बाई डी एक्स और dv बाई डी एक्स को ऐड कर दो तो dy बाई डी एक्स आ जाएगा, सिंपल सी बात है। ये क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द एलिप्स।
तो ये जो एलिप्स है इसमें एक्स स्क्वायर का डिनोमिनेटर वाई स्क्वायर के डिनोमिनेटर से ग्रेटर है। इसका मतलब जो एलिप्स है हमारा, ये एलिप्स, इसका मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस के लॉन्ग लाई करेगा, तो ये एलिप्स हो गया हमारा। ठीक है, अब एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना है, एरिया निकालने के लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकालेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकालने के लिए हमें 0 से लेके 4 तक इंटीग्रेट करना होगा। और ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया है ये, इसके ऊपर वाला फंक्शन भी चाहिए होगा। तो ऊपर वाला फंक्शन के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ से ये y जो हमारे पास ये फंक्शन गिवन है ना, इस फंक्शन को तुम क्या करो, इस फंक्शन को, ये जो फंक्शन हमारे पास गिवन है, इस फंक्शन से y का वैल्यू निकालो तो प्लस माइनस में आ जाएगा। माइनस छोड़ दो, माइनस क्यों छोड़ना है, माइनस इसलिए छोड़ना है बिकॉज हम फर्स्ट क्वाड्रेंट का में फंक्शन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो ये पॉजिटिव फंक्शन ले लिया, बस हो गया। 4 मल्टीप्लाई किया, 0 से 4 तक इंटीग्रेट कर दिया, मॉड वाई डी एक्स, मॉड वाई वाई बन जाएगा बिकॉज फर्स्ट क्वाड्रेंट में वाई पॉजिटिव होता है। उसके बाद यहाँ पे वाई का वैल्यू डाला, सही से इसको फार्मूला यूज़ करके इंटीग्रेट कर दो, तो ये आंसर आ गया 12 पाई स्क्वायर यूनिट। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच।